तो मेरी पिछली ब्लैक क्लोवर वीडियो पे गजब का रिस्पॉन्स आया। मतलब मुझे पता ही नहीं था कि मेरी ऑडियंस के अंदर ब्लैक क्लोवर को लेके इतना ज्यादा क्रेज है और किसी एनिमे को मेरी ऑडियंस पसंद करे और उसे मैं मिल्क ना करूं। ऐसा कभी हो सकता है क्या? हाँ, तो आज की वीडियो में अपन ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स के सबसे इनफेमस स्क्वाड द ब्लैक बुल्स पे बात करने वाले हैं। लिटरली उनके टॉप 7 मेंबर्स को अपन रैंक करेंगे। और 7 क्यों? क्योंकि तो अपनी स्टार्टर पैक वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि ब्लैक क्लोवर के अंदर मैजिक नाइट कैप्टन्स हैं और हर स्क्वाड का अपना एक कैप्टन है। तो यहां कुल मिलाकर 9 स्क्वाड्स हैं और इन्हीं 9 स्क्वाड्स में से एक स्क्वाड है अपना द ब्लैक बुल स्क्वाड। ये वही स्क्वाड है जिसके अंदर अपना मेन कैरेक्टर आस्था है। और हालांकि स्क्वाड के अंदर 14-15 मेंबर्स हैं, लेकिन इस वीडियो में अपन टॉप 8 मेंबर्स पे ही बात करेंगे। मतलब आस्था को जोड़ लिया जाए तो 8 वरना 7। टाइटल में 7 ही डाला है क्योंकि 7 सुनने में अच्छा लगता है। और आस्था पे अपन इस वीडियो में चर्चा कर भी नहीं रहे हैं, आगे बताऊंगा। 8th प्लेस पे मैं रखना चाहूंगा ग्रे को। तो इनिशियली एनीमे और मांगा दोनों में हम ग्रे को एक बिग फैट मैन की तरह देख पाते हैं और हमें ऐसा लगता है मानो ग्रे एक आदमी है जिसके पास ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक है। ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक बोले तो ऐसा मैजिक जिसकी मदद से ग्रे किसी की भी तरह दिख सकता है। लेकिन जैसे जैसे एनीमे आगे बढ़ी हमें पता चलता है कि ग्रे लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। जी हाँ, ग्रे एक शाई इंट्रोवर्टेड लड़की है जो कि खुद को डिस्गाइज करके रखती है। क्यों? क्योंकि भैया वो शाई है, नहीं करने उसे अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी रिवील। तुम इतना सवाल क्यों कर रहे हो? ग्रे को बचपन में उसकी स्टेप सिस्टर्स मिसट्रीट की थी और वो बचपन में घर छोड़ के भागी थी। उस टाइम गॉश उसे बचाया था विदाउट नोइंग हर ट्रू आइडेंटिटी। अब एनीमे में आगे चल के ग्रे अपने मैजिक को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर चुकी है, इतना कि अब वो सिर्फ ह्यूमंस में नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट्स में भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। इनफैक्ट अब तो वो ट्रांसम्यूटेशन मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकती है दोस्तों। लिटरली मैटर को मॉलिक्यूलर लेवल पे डिसअसेंबल और रीअसेंबल कर पाती है। अब ग्रे की ये एबिलिटी सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है बल्कि वो मैजिक तक को ट्रांसम्यूट करती है। फॉर एग्जांपल वो मॉरिस के मैजिक को प्लांट्स में कन्वर्ट कर दी थी। इन एबिलिटीज की मदद से ग्रे अब अपने एलाइज के वुंड्स तक को हील कर पाती है। जैसे वो गॉश के वुंड्स को हील की थी जब डांटे उसे स्टैब कर दिया था। ओवरऑल आई फील कि ग्रे काफी पावरफुल है और अगर उसे थोड़ा और एक्सप्लोर किया जाए तो वो न्यू हाइट्स तक पहुंच सकती है। इसीलिए नंबर 8 पे रखा है मैंने। मूविंग ऑन 7th प्लेस पे मैं वनेसा को रखना चाहूंगा। वनेसा एक वियर्ड सी विच है जो कि हमेशा अपनी अंडरगारमेंट्स में घूमती रहती है। इतना ही नहीं, वो हमेशा ड्रंक रहती है और हैंडसम लोगों पे लाइन मारती है। तो मतलब समझे, मेरे पे मारेगी लाइन लेकिन तुम लोगों पे नहीं मारेगी। गजब बेइज्जती। नाउ वी ऑल नो कि एनीमे के अंदर जब भी कोई इंसान इस तरह की हरकतें करता रहता है तो उसका एक ट्रॉमेटिक पास्ट जरूर होता है। एंड सेम इज द केस विद वनेसा। जी हाँ, अपनी वनेसा विच फॉरेस्ट में जन्मी थी और वो विच क्वीन की फेवरेट थी। मतलब इतना ज्यादा फेवरेट कि विच क्वीन वनेसा को एक केज में बंद करके रखती थी। ऐसा करने के पीछे वजह यह थी कि वनेसा थ्रेड मैजिक का इस्तेमाल करती है और ऐसे में विच क्वीन को समहाउ वनेसा के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिख गया। विच क्वीन का तो ये तक मानना था कि अगर वनेसा अपने मैजिक पे वर्क करे तो भैया वो फेट तक को चेंज कर सकती है। लेकिन आंटी जी, केज से निकालोगी तब तो मैजिक पे वर्क करेगी, केज के अंदर कैसे ये होगा? तो हाँ, कुछ सालों बाद जब यामी फॉरेस्ट को इन्वेड किया था तो गलती से एक्सीडेंटली वो केज को तोड़ दिया और तब से वनेसा यामी को ही फॉलो करी एंड लेटर ब्लैक बुल्स का हिस्सा बन गई। सो इनिशियली तो वनेसा अपनी थ्रेड मैजिक का इस्तेमाल करके स्क्वाड मेंबर्स के कपड़े वगैरह को आल्टर किया करती थी, बट स्लोली वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल फाइट्स के अंदर भी करने लगी। इनफैक्ट वो दूसरों के साथ कॉम्बिनेशन में मिला के भी अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लग गई। लेकिन वनेसा का मैजिक हाईलाइट तब हुआ जब वो कास्ट करी एक स्पेल जिसका नाम है द रेड थ्रेड ऑफ फेट। इसमें वनेसा एक रेड कैट को कंजोर कर पाती है जो कि फेट को मैनिपुलेट कर सकती है। मतलब कि कॉन्सिक्वेंसेस को ही बदला जा सकता है। यह एबिलिटी इतनी पावरफुल है कि जब डांटे वनेसा को इसका इस्तेमाल करते देखा तो वो वनेसा से कहता है कि तुम मेरे रैंक्स को ज्वाइन करो। और एक तरह से देखा जाए तो विच क्वीन की प्रेडिक्शन सही हो गई क्योंकि वनेसा वाकई में फेट को चेंज कर पा रही है। तो इस वाली स्पेल का इस्तेमाल करके वनेसा
कई बार अपने स्क्वाड मेट्स को बचाई है। मतलब इवन दो स्क्वाड मेट्स किसी फाइट के अंदर मारे गए तो भैया ये फेट एंड कॉन्सिक्वेंसेस को चेंज करके उन्हें वापस जिंदा कर देती है, काइंड ऑफ उन्हें बचा लेती है। सो वी कैन से कि वनेसा काफी पावरफुल है और अपने टीममेट्स को तगड़ा सपोर्ट दे सकती है। बात तो सही है। मैं वनेसा को नीचे सिर्फ इसलिए रखा हूं क्योंकि ये 1-on-1 फाइट में उतनी तगड़ी नहीं है, लेकिन जहां तक सपोर्ट देने की बात हो तो भैया शी इज ओपी। ओपी से याद आया, 6th प्लेस में मैं रखना चाहूंगा क्यूट सी छोटी सी दिखने वाली चार्मी को। अब चार्मी के लुक्स को देखकर ये मत समझना कि ये कोई मामूली सी छोटी सी बच्ची है। छोटी बच्ची हो क्या? ना ना, चार्मी एक एक्सट्रीमली बिग ईटर है और उसका दिमाग हमेशा खाने के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। चार्मी अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फूड को ही देती है। मतलब रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हो रहा है, कोई मर रहा है, कट रहा है, जाने दो, खाना सबसे पहले। और भैया उसके खाने के बीच में कोई आया ना तब तुम्हें दिखेगा उसका गुस्सा। अब आप सोच रहे होगे कि ठीक है, खाना पसंद करती है, क्यूट सी दिखती है एंड ऑल दैट, बट इसे 6th पोजीशन पे क्यों रखे हो? क्योंकि चार्मी एक ड्वार्फ और ह्यूमन की हाइब्रिड है एंड दैट एक्सप्लेन्स हर शॉर्ट हाइट। अब हाइब्रिड होने के कारण उसके पास दो तरह की मैजिक है। यह है फूड मैजिक एंड कॉटन मैजिक। कॉटन मैजिक की मदद से चार्मी अपने लिए कॉटन क्रिएट कर सकती है और उन्हें मैनिपुलेट कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। इतना ही नहीं, वो शीप भी क्रिएट कर सकती है जो कि चार्मी के बिहाफ पे लड़ेंगे। क्या बात कर रहे हैं बाबा? जी हाँ, वैसे आजकल जब भी शीप की बात होती है तो मुझे वो द बॉयज वाली वीड अप शीप्स थे ना, वो याद आने लगते हैं। खतरनाक थे वो। अब फूड मैजिक की मदद से चार्मी दूसरे के मैजिक को कंज्यूम कर पाती है, जिससे वो अपनी खुद की मैजिक को रीस्टोर कर लेती है। ये सब काफी नहीं था तो भैया चार्मी का जो मना पूल है वो काफी ज्यादा हाई है। इतना कि एक बार एक एल्फ भी चार्मी की पावर से भयभीत हो गया था। इंटिमिडेट को भयभीत ही कहेंगे ना, हाँ इंटिमिडेट हो गया था। इन शॉर्ट चार्मी अटैक, डिफेंड, रिस्ट्रेन एंड मना स्टोर सब कर सकती है, तो हुई ना काफी वर्सेटाइल। बस चार्मी के साथ दिक्कत ये है कि वो बहुत ही ज्यादा अनरिलायबल है। मतलब वो हमेशा अपनी दुनिया में ही रहती है और उसे दूसरों के प्रॉब्लम से कोई मतलब ही नहीं है। लाइक आई सेड, अगर उसके फूड पे खतरा आया तब वो अपना प्रचंड रूप दिखाती है, वरना शी इज चिल। और भैया चार्मी के प्रचंड रूप में उसका फॉर्म चेंज हो जाता है और वो जो शीप कंजोर करती है ना, वो लिटरली मेनेसिंग वुल्फ बन जाता है। वो बोलते हैं ना, वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, वैसा ही कुछ है यहाँ पे। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ब्लैक बुल स्क्वाड के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, लेकिन उससे पहले भैया वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो का एम है 20 के लाइक्स और 2 के कमेंट्स पूरा कर देना। तो हाँ, द ब्लैक बुल्स को पूरे ऑर्गेनाइजेशन का वर्स्ट स्क्वाड माना जाता है और कोई भी ब्लैक बुल्स का हिस्सा नहीं बनना चाहता। यही वजह है कि स्क्वाड में बहुत ही विचित्र लोग हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए स्क्वाड का हिस्सा बन गए। कैसे? क्योंकि यामी उन्हें इनवाइट कर लिया, क्योंकि वो यामी को इंटरेस्टिंग लगे। मतलब लीडर यामी देख लो कैसा है। ऑल्सो स्क्वाड की रेपुटेशन काफी खराब है ड्यू टू इट्स एसेंट्रिक मैजिक नाइट कैप्टन और उसके मेंबर्स और उनका डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। यूजुअली जब भी कोई स्क्वाड कोई मिशन को कंप्लीट करती है तो उन्हें स्टार्स मिलती है और आपके पास जितना स्टार्स होगा उसी हिसाब से आपकी स्क्वाड की रैंकिंग होगी। तो तुम्हें जान के ये शौक लगेगा कि जब आस्था द ब्लैक बुल्स को ज्वाइन किया था तो भैया इनके पास -31 स्टार्स थे। क्यों? क्योंकि ये लोग अपने मिशन में इतना ना डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर शो करते हैं ना कि ये पॉइंट कट रहे हैं। बट ऑफ कोर्स आस्था के आने के बाद चीजें बदलनी शुरू हो गई और एक पॉइंट पे तो ये लोग 2nd पोजीशन तक पे पहुंच गए थे। जो लोग एनीमे देखे होंगे उनके पता होगा कि मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो बहुत हो गई द ब्लैक बुल स्क्वाड पे ज्ञान पेलने वाली बात। अब मैं 5th पोजीशन पे बात करता हूं कि मैं किसको रखूंगा, एंड द गाय इज लक। अब लक की पर्सनालिटी काफी वियर्ड है। वैसे इस एनिमे के अंदर वियर्ड तो सभी हैं, लेकिन लक की सोशियोपैथिक पर्सनालिटी है जहां उसके चेहरे पे हमेशा खुशी ही दिखती है। इतनी खुशी कि उसकी मां तक कंफ्यूज रहती थी कि भैया इतना खुश क्यों है। लक को लड़ाई और अपने ओपोनेंट्स को हराने का बड़ा शौक है और वो सबसे कहता रहता है कि भैया लड़ लो अब मेरे से। वो लिटरली अपने ओपोनेंट्स को नियर डेथ कंडीशन में डालने की सजेशंस दे पाता है विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, और इसीलिए उसका निकनेम पड़ गया स्माइलिंग बैटल मैनियक। अब लक के चाइल्डहुड में उसकी मां के साथ कुछ ट्रॉमास रहे हैं, लेकिन जब से आस्था ब्लैक बुल्स में आया वो लक को इनकरेज किया कि भैया तुम अकेले अकेले जो लड़ते हो, कभी कभी टीम के साथ भी लड़के देखो, यू कैन बी अ गुड टीम मेंबर। अब लक के मैजिक पावर की बात करें तो उसके पास लाइटनिंग मैजिक है, तो इसी मैजिक से वो अपने ओपोनेंट्स को अटैक करता है। इनफैक्ट लक काफी ज्यादा फास्ट है। हम कह सकते हैं कि लक एक बहुत ही अच्छा 1v1 फाइटर है। इनफैक्ट देखा जाए तो पूरे ब्लैक बुल स्क्वाड में जितना अग्रेसिव लक है उतना शायद ही कोई और है।
कई महीने ट्रेनिंग करने के बाद लक ने नया पावर लेवल अचीव किया है जो कि नेचुरल मना को स्पेल्स में चैनल कर सकता है और रियल लाइटनिंग क्रिएट कर सकता है। तो हाँ भैया, इसलिए मैंने लक को रखा है 5th स्पॉट पे। लेकिन अगर बात 4th स्पॉट की करें तो भैया वहां मैं नोएल को रखना चाहूंगा। अब जो लोग एनीमे देखें उन्हें ये बात पता होगा कि नोएल एक्चुअली में एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, वो भी कहां से, फेमस हाउस सिल्वा से, जबकि ब्लैक बुल्स में बाकी लोग तो अब ऐवे ही हैं। अब क्योंकि नोएल एक बड़ी रॉयल फैमिली को बिलोंग करता है तो ऑफ कोर्स उसका जो मना पूल होगा वो बहुत ज्यादा हाई होगा। वैसे एक बात बताऊं, नोएल का जो भाई है वो एक दूसरे स्क्वाड का कैप्टन है। अब जाहिर सी बात है कि तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि भैया नोएल ब्लैक बुल स्क्वाड में है ही क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि नोएल को अपनी मैजिक को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम्स आती है और इस वजह से उसकी फैमिली उसे काफी बुली करती थी। शुरू में उसको ब्लैक बुल्स में एडजस्ट करने में मुश्किल होती थी और ऐसा लगता था कि वो काफी एरोगेंट भी है, लेकिन धीरे धीरे नोएल बदलना शुरू होती है और उसका कैरेक्टर आर्क भी काफी रिमार्केबल है। लेकिन ये वजह नहीं है कि मैं नोएल को 4th प्लेस पे रखा हूं, वजह है उसकी वाटर मैजिक। तो शुरू में तो नोएल अपने वाटर मैजिक का इस्तेमाल करके सिर्फ डिफेंस करती थी, मतलब अपने स्क्वाड मेंबर्स को प्रोटेक्ट करती थी। लेकिन नोएल का जो आर्क है एनिमे के अंदर या फिर मांगा के अंदर वो एकदम देखने लायक है। उसके कुछ फॉर्म्स जैसे सी ड्रैगन्स रोर और वेलकाइडे ड्रेस ये टॉप नॉच इवोल्यूशन है। हार्ट किंगडम के विजिट और वहां के फाइट्स के दौरान नोएल जो है वाटर जो स्पिरिट अंडीन है उसके साथ भी अपना बॉन्ड बनाने में सक्सेसफुल हुई थी और जाहिर सी बात है कि भैया इस कॉम्बिनेशन के साथ वो और भी ज्यादा पावरफुल हो गई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट था, भले ही इससे वो सेंट स्टेज तक भी पहुंच गई थी। अब क्योंकि टेम्पररी था तो अब उसके पास ऑफ कोर्स ये वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वाटर स्पिरिट उसके साथ नहीं है। लेकिन फिक्र मत करो, रीसेंट चैप्टर्स में नोएल के पास वाटर स्पिरिट के बिना भी कोई और है। कौन है? लेवियाथन, जो कि सी गॉड माना जाता है। तो हाँ, ये है भैया नोएल की लेटेस्ट पावर अप एंड वी कैन से कि शी इज वेरी वेरी पावरफुल। मूविंग ऑन, तीसरे स्थान पे मैं रखना चाहूंगा ब्लैक बुल स्क्वाड के वाइस कैप्टन को। अब ये सुन के आप भी थोड़ा सा हड़बड़ा रहे होंगे क्योंकि भैया मुझे भी नहीं पता था कि ब्लैक बुल स्क्वाड के अंदर कोई वाइस कैप्टन भी है। मतलब बाद में पता चला, काफी लंबे समय तक मांगा या एनिमे में ये बात कभी क्लियर ही नहीं करी गई थी। और ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लैक बुल्स का जो वाइस कैप्टन है जिसका नाम है NACHT, याट नॉट नाट, जो भी आप बोलो, तो जो भी उसका नाम है वो ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में ही रहता है। ऑर्गेनाइजेशन बोले तो हेडक्वार्टर्स में, तो भैया दिखा कम। अब जब नॉट टीनेजर था तो उसकी पर्सनालिटी एकदम ही अलग थी। वो यामी का दोस्त था और ये दोनों मिलके काफी छोटे मोटे क्राइम्स करते थे, मजे करते थे। लेकिन चीजें तब बदली जब नॉट की फैमिली डेविल्स को स्टडी करने की कोशिश करती है और वो लोग इस्तेमाल करने लगते हैं फॉरबिडन मैजिक का। ऐसे में इनिशियली नॉट 4 डेविल्स के साथ बाइंड करने में सक्सेसफुल हो जाता है जो कि उसे पावर्स देते हैं। ये डेविल्स हैं गिमोडेलोस, स्लोटोस, प्लूमेडे एंड वॉग्नर। लेकिन एक बार जब नॉट एक पावरफुल डेविल के साथ पेयर करने की कोशिश करता है तो सब कुछ गलत हो जाता है, जिसमें उसके पेरेंट्स और ट्विन ब्रदर मॉर्गन मारे जाते हैं। अब मॉर्गन नॉट के काफी ऑपोजिट था, जहां वो ऐसी डेविल वाली चीजें करने के लिए उसे डिस्करेज करता था, लेकिन वो डेविल को ओवर पावर करते वक्त नॉट को बचाते हुए ही मारा गया था। तो हाँ, इसी इंसिडेंट के बाद नॉट की पर्सनालिटी काफी बदल जाती है, जहां अब वो एक काफी ऑनरेबल फाइटर है और भैया वाइस कैप्टन है ब्लैक बुल्स स्क्वाड का। अब पावर की बात की जाए तो नॉट एक शैडो यूजर है, यानी वो दूसरे के शैडोज में घुस सकता है, छिप जाता है, ट्रैवल कर पाता है। लेकिन वो उन शैडोज को एक्सेस नहीं कर सकता जो लोग मर चुके हैं या फिर जो लोग बहुत दूर हैं, जैसे कि दूसरे कॉन्टिनेंट में या फिर दूसरे डिमेंशन में। वो लोगों को इमोबलाइज भी कर सकता है जो शैडोज में स्टेप करते हैं और शैडोज के साथ फिजिकली रिस्ट्रेन भी कर सकता है, जो उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। सिर्फ यही नहीं, नॉट के पास 4 डेविल्स भी हैं, तो भैया वो उनका भी इस्तेमाल कर सकता है एज मास्क्ड बीस्ट्स या फिर स्मॉल फेमिलियर्स। वो उनके लार्जर फॉर्म के साथ भी कंबाइन हो सकता है, जो कि उसे यूनाइट की पावर देती है। समझ रहे हो? उस पावर को एक्सेस कर पाएगा भैया। अब क्योंकि उसके पास 4 डेविल्स हैं तो वो 4 डेविल्स के साथ यूनाइट कर सकता है, तो हम कह सकते हैं कि उसके पास 4 डिफरेंट फॉर्म ऑफ यूनाइट्स हैं। और ये जो 4 अलग अलग फॉर्म या मोड हैं वो उसको अलग अलग एबिलिटीज देते हैं, अलग अलग इफेक्ट्स देते हैं, जिसका इस्तेमाल वो बैटल में कर सकता है। और एक बात बताओ, यही बंदा आस्था को अपने डेविल
राइवल के साथ यूनाइट करना सिखाया है। मांगा के ज्यादातर हिस्से में वो स्पेड किंगडम में अंडर कवर था और स्पेड किंगडम के खिलाफ लड़ाई के दौरान एक पिवटल रोल प्ले करता है। तो हाँ भैया, वो थर्ड स्पॉट डिजर्व तो करता है। अब सेकंड प्लेस पे मैं रखना चाहूंगा हम सब के प्यारे दुलारे आस्था को। अब आस्था के बारे में मैं क्या ही कहूं भैया, वो बहुत ही अमेजिंग है। उसकी जो कैरेक्टर आर्क है वो बहुत ही अच्छी है और जाहिर सी बात है उसके फुल पावर को और कैरेक्टर आर्क को हम लोग एक वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते, इसीलिए इस वीडियो में हम आस्था पे बात नहीं करेंगे बल्कि एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अगर इस वाली वीडियो पे 20 के लाइक्स और 2 के कमेंट्स आए तब तक तुम लोग आस्था की जो स्वॉर्ड्स वाली वीडियो मैंने बनाई है ना, वो जाके देख लेना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। और इसीलिए भले इस वीडियो के अंदर मैं टॉप 8 रैंक किया हूं, लेकिन एक्सप्लेनेशन 7 की है, इसलिए 7 लिखा हूं वीडियो में। चढ़ मत जाना इस बात पे। बात तो सही है। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं फर्स्ट प्लेस पे और वहां पे मैं रखना चाहूंगा और कोई नहीं बल्कि ब्लैक बुल्स के कैप्टन यामी को। यामी की पर्सनालिटी बैडएस है और वो काफी सिंपल और रेकलेस लगता है और वो टफ लव में बिलीव करता है। इसके अलावा वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, इतना कि भैया गुस्सा होगा तो डेथ थ्रेट्स देगा और जरूरत पड़ने पे हेडक्वार्टर्स भी उड़ा देगा। बचपन में वो अपनी कंट्री से भागा था और क्लोवर किंगडम के अंदर शिपरेक हो गया, जहां बाद में उसने मैजिक नाइट्स के ग्रेट डियर स्क्वाड को ज्वाइन किया एंड देन ब्लैक बुल स्क्वाड का पहला कैप्टन बना। अब जब यामी बच्चा था तो लोग उसे फॉरेनर होने के लिए काफी डिस्क्रिमिनेट करते थे। तो हाँ, उसने झेला है डिस्क्रिमिनेशन को और यही वजह है कि भले यामी के टीम में बहुत ही अजीब अजीब तरह के मेंबर्स हैं, लेकिन वो कभी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता और वो उन लोगों को ही पिक करता है जिसमें उसे पोटेंशियल दिखता है। इस बात पे पिक नहीं करता कि उसका सोशल स्टेटस कैसा है। अब यामी की अगर मैजिक की बात की जाए तो उसके पास डार्क मैजिक है, जो कि थोड़ी वियर्ड सी बात है। इसके अलावा यामी एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन है जो कि लड़ाई में अपनी कटाना का यूज करता है और अपने कटाना के थ्रू ही ब्लैक मैजिक को चैनल करता है। उसके पास मल्टीपल ऑसम फॉर्म्स हैं और रिसेंटली कंपाउंड फॉर्म्स भी हैं और इन कंपाउंड फॉर्म्स में वो एबिलिटीज को कंबाइन कर पाता है। यामी डार्क मैजिक का इस्तेमाल करके रियलिटी में होल्स कट कर सकता है और डिवास्टेटिंग अटैक्स क्रिएट कर सकता है, जैसे डार्क क्लोक्ड डिमेंशन स्लैश। ये अटैक अकेला ही ऐसा अटैक है जिसकी मदद से वो एक ऐसे ओपोनेंट को हराया था जिसको ब्लैक बुल मेंबर के सारे स्क्वाड मिलकर नहीं हरा पा रहे थे। तो सोच लो भैया यामी कितना पावरफुल है। यामी अपनी डार्क मैजिक का इस्तेमाल करके दूसरे टाइप्स ऑफ मैजिक को पुल इन कर सकता है और पुल इन किया है तो नलिफाई भी कर सकता है, स्पेशली लाइट वाले मैजिक को। तो हम कह सकते हैं कि यामी के पास कुछ एक्सटेंट तक एंटी मैजिक एबिलिटीज भी हैं। सबसे ऊपर उसकी मैजिक स्पेस को ट्रांसेंड कर सकती है, जो उसको दूसरी डिमेंशन जैसे अंडरवर्ल्ड को इफेक्ट करने देती है। अब एक और स्पेशल चीज जो यामी के पास है वो है की, और ये उसने बचपन में अपने पुरानी कंट्री में सीखा था। ये स्किल यामी को काइंड ऑफ एक सिक्स्थ सेंस देती है, जिससे वो अटैक्स को और दूसरे लोग जो उस पर हमला कर रहे हैं लोगों को परसीव कर पाता है और भैया ऐसे अटैक्स को देख पाएगा तो रिएक्ट करके उनसे बच भी जाएगा। मतलब डिफेंस भी बंदे का अच्छा ही है। अब रिसेंटली यामी के होम कंट्री और रिलेटिव्स के बारे में काफी स्टोरी रिवील करी गई है, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम यामी के डीप हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। उन चीजों पे कभी और किसी और वीडियो में बातें करेंगे। ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगा कि आज तक जितना मन चाहे उतना पावर अप कर ले, लेकिन यामी में एक अलग ही बात है। मतलब बंदा अपने आप को इतना एफर्टलेसली पुश करता है ना कि मुझे उसे फर्स्ट स्पॉट पे रखना ही पड़ेगा। तो बस हो गई आज की वीडियो खत्म। इतना ही माल था इस वाली वीडियो में, काफी लंबी वीडियो बनी है। तो इस मेहनत के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। याद रखना टारगेट है 20 के लाइक्स और 2 के कमेंट्स। साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।